उसे बिस्तर से तो निकाल दिया था, पर उसके अंदर की शर्मिंदगी की राख अभी भी गर्म थी। उसने और गौरव ने मिलकर उसका कमरा साफ किया था। बिखरी हुई कविताओं के टुकड़ों को एक बैग में भरकर फेंक दिया था, जैसे वह अपने उस पुराने हारे हुए हिस्से को विदा कर रहा हो। पर दिल और दिमाग से उस रात की यादों को निकालना इतना आसान नहीं था। उसने 2 दिन तक कोलाज नहीं जाने का फैसला किया। वह बीमार होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही बंद रहा। यह एक तरह का आत्मनिर्वासन था। वह जानता था कि यह कायरता है, पर उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन नजरों का सामना कर सके जो उसे एक मजाक के पात्र की तरह देख रही थी। इस दौरान गौरव, रिया और अजय हर रोज उससे मिलने आते। वे कोई सलाह नहीं देते, कोई भाषण नहीं देते, वे बस आते। वे अपने साथ खाना लाते, वीडियो गेम खेलते और फालतू की बातें करते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह उनकी दोस्ती का खामोश तरीका था यह कहने का, तू अकेला नहीं है, हम यही हैं। रिया ने एक और काम किया था। उसने सोशल मीडिया पर उस रात की घटना के बारे में चल रही फुसफुसाहटों को बड़ी होशियारी से दूसरी दिशा में मोड़ दिया था। जहां कुछ लोग रौनक का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं रिया ने कुछ ऑनलाइन कमेंट्स के जरिए एक काउंटर नैरेटिव शुरू किया। एक लड़का बस अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। इसमें इतना बड़ा ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है? या कम से कम उसमें हिम्मत तो थी। तुम लोगों की तरह कीबोर्ड के पीछे छिपकर तो नहीं बैठा था। उसने मामले को एक तरफा शर्मिंदगी से एक बहस में बदल दिया था, जिससे रौनक पर पड़ रहा सारा नेगेटिव ध्यान बट गया था। तीसरे दिन गौरव उसके कमरे में आया और उसके हाथ में कपड़ों का एक सेट थमा दिया। बहुत हो गया आराम, उसने एक फौजी कमांडर की तरह कहा। आज तू कोलाज चल रहा है, मैं नहीं जा सकता, रौनक ने कमजोर आवाज में कहा। क्यों नहीं जा सकता? गौरव ने पूछा। क्या उन लोगों ने तुझे कोलाज से निकाल दिया है? नहीं। क्या रूही ने तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट की है? नहीं। तो फिर डर किससे रहा है? अपनी परछाई से। उसने रौनक को जबरदस्ती उठाया। सुन भाई, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज नरम थी। डर का सामना करने का एक ही तरीका है, उसके बीच से होकर गुजरना। तू जितनी देर इस कमरे में छिपा रहेगा, बाहर की दुनिया उतनी ही बड़ी और डरावनी लगती रहेगी। चल, हम सब तेरे साथ हैं। रौनक ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। अजय और रिया दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा जैसे अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है और उसके सारथी उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। कोलाज का गलियारा उस दिन उसे किसी परछाइयों के गलियारे जैसा लगा। उसे महसूस हो रहा था कि हर कोई उसे ही देख रहा है, उस पर ही फुसफुसा रहा है, उस पर ही हंस रहा है। उसका सिर शर्म से झुका जा रहा था और उसके कदम भारी हो रहे थे। भाग जा यहां से, अंदर की आवाज ने कहा। अभी भी मौका है, वापस अपने कमरे में छिप जा। वह लगभग पलटने ही वाला था कि तभी गौरव ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। सिर उठाकर चल, उसने धीरे से कहा। तूने कोई चोरी नहीं की है, तूने बस प्यार किया था, शायद गलत तरीके से, पर किया तो था। रौनक ने सिर उठाया। उसने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में मग्न थे। शायद कुछ लोग उसे देख रहे थे, पर उतना नहीं जितना वह सोच रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, वह उसके अपने दिमाग में था। वे चारों कैंटीन में जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गए। यह उनकी अपनी पसंदीदा जगह थी। तो आगे का क्या प्लान है? रिया ने पूछा, जैसे वह किसी बिजनेस मीटिंग की शुरुआत कर रही हो। कोई प्लान नहीं है, रौनक ने कहा। मैं बस कुछ दिन शांति से रहना चाहता हूं। और रूही? अजय ने पूछा। रूही का नाम सुनते ही रौनक के दिल में एक दर्द की लहर उठी। वह मुझसे नफरत करती होगी शायद, रिया ने कहा। या शायद वह भी कंफ्यूज्ड हो। देख, आर्यन उसका बड़ा भाई है, वह बहुत प्रोटेक्टिव है, पर रूही खुद एक समझदार लड़की है। मुझे लगता है तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। कभी नहीं, रौनक ने कहा। मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तो फिर तुम उसे कभी नहीं बता पाओगे कि तुम असल में कैसे हो, गौरव ने कहा। वह तुम्हें हमेशा उसी शराबी, लड़खड़ाते हुए लड़के के रूप में याद रखेगी। क्या तुम यही चाहते हो? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब रौनक के पास नहीं था। वे बात कर ही रहे थे कि तभी, जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह, रूही कैंटीन में दाखिल हुई।
वह अकेली थी। उसने उन्हें उनकी टेबल पर बैठे हुए देखा। एक पल के लिए उसकी और रौनित की नजरें मिली। रौनित ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा गर्म होने लगा। रूही एक पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वह उनकी टेबल की तरफ बढ़ने लगी। रौनित का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वह उसके सीने से बाहर निकल आएगा। यह क्या हो रहा है? अंदर की आवाज हैरान थी। यह तो स्क्रिप्ट में नहीं था। रूही उनकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने किसी और की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ रौनित पर थीं। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उसने बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर आवाज में पूछा। अकेले में? कैंटीन का शोर एक पल में जैसे गायब हो गया। रौनित को सिर्फ अपने दिल की धड़कन और रूही के पूछे गए शब्द सुनाई दे रहे थे। अकेले में? गौरव, रिया और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक मौन सहमति बन गई। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, गौरव ने उठते हुए कहा और उसने रौनित के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे एक खामोश ऑल द बेस्ट कहा। तीनों दोस्त वहां से उठकर चले गए और उस बड़ी सी टेबल पर सिर्फ रौनित और रूही रह गए। रूही अभी भी खड़ी थी, जैसे वह बैठने या न बैठने का फैसला नहीं कर पा रही हो। उसकी उंगलियां उसके स्कार्फ के कोने को बेचैनी से मरोड़ रही थी। प्लीज बैठ जाओ, रौनित ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे खुद मुश्किल से सुनाई दी। रूही एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। उन दोनों के बीच एक टेबल की दूरी थी, पर वह किसी खाई की तरह लग रही थी। रौनित में हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी आंखों में देख सके। उसकी नजरें टेबल पर रखे नमक और काली मिर्च के छोटे छोटे डिब्बों पर टिकी थी। कई मिनटों तक खामोशी रही। यह एक भारी बोझिल खामोशी थी, जिसमें अनकहे शब्द, अधूरी शिकायतें और एक गहरी शर्मिंदगी तैर रही थी। आखिरकार रूही ने ही बोलना शुरू किया। देखो, उसने बहुत धीरे से कहा, मैं यहां कोई लड़ाई करने या तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आई हूं। रौनित ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने उम्मीद की थी कि रूही की आंखों में गुस्सा होगा या नफरत या शायद वही घिन जो उसने उस रात देखी थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांत गंभीरता थी और शायद थोड़ी सी उलझन भी। उस रात जो हुआ वह गलत था, उसने कहा। तुम्हारा तरीका वह बहुत ही गलत था। तुमने मुझे डरा दिया था रौनित। तुमने मुझे और मेरी सहेलियों को बहुत ही असहज महसूस कराया। रौनित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सुनता रहा। वह जानता था कि वह यह सब सुनने का हकदार है। पर रूही ने एक गहरी सांस ली। मेरे भाई का तरीका भी गलत था। उसे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था और बाकी लोगों को तुम पर हंसना नहीं चाहिए था। रौनित ने पहली बार पूरी तरह से उसकी तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वह उसके लिए स्टैंड ले रही थी? मैं उस रात के लिए माफी मांगता हूं, रौनित ने कहा, और यह शब्द उसके दिल की गहराई से निकले थे। मैं नशे में था और मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैंने तुम्हें जोकर की तरह महसूस कराया होगा। नहीं, रूही ने धीरे से कहा, तुमने मुझे जोकर की तरह महसूस नहीं कराया। तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा कि तुम कोई पागल हो, कोई स्टॉकर। यह शब्द रौनित के लिए किसी थप्पड़ से भी ज्यादा जोरदार थे। एक कवि जो अपनी कविताओं में प्यार और सम्मान की बातें करता था, उसने अपनी प्रेरणा को ही डरा दिया था। मैं वैसा नहीं हूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैं जानती हूं, रूही ने कहा, और रौनित हैरान रह गया। मतलब, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूं, पर मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा है। मैंने तुम्हें उन किताबों को पढ़ते हुए देखा है जो कोई और नहीं पढ़ता। मैंने तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी खामोशी देखी है। उस रात तुम्हारी आंखों में वह खामोशी नहीं थी। तुम्हारी आंखों में एक पागलपन था। वह तुम नहीं थे। यह एक अद्भुत क्षण था। रूही उसे डांट नहीं रही थी, वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत सोच रही थी, उसने कहा, और अब उसकी नजरें भी टेबल पर टिक गई थीं। मैं सोच रही थी कि कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, और मुझे बस एक ही जवाब मिला कि तुम शायद बहुत अकेले हो। रौनित की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे, पर इस बार ये शर्म या आत्मघृणा के आंसू नहीं थे। ये एक अजीब से अपनेपन के आंसू थे।
किसी ने पहली बार उसके गुस्से और बेवकूफी के पार जाकर उसके अकेलेपन को देख लिया था। मैं बस यह कहना चाहती थी, रूही ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं। हम अजनबी नहीं बन सकते, हम एक ही इलाज में हैं। तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? एक हाय और हेलो से उसने अपना हाथ टेबल के पार बढ़ाया। ये एक शांति संधि थी, एक मौका था, लज्जा की उस गहरी खाई को पाटने के लिए एक पुल। रौनित ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ मिलाया। उसका हाथ ठंडा और नरम था। हाय, रौनित ने कहा, और एक कमजोर सी मुस्कान उसके होठों पर आई। मैं रौनित हूं। हाय, रूही ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रूही हूं। और बस बातचीत खत्म हो गई। रूही उठी और वहां से चली गई। रौनित उसे जाते हुए देखता रहा। उसे प्यार का वह जुनून महसूस नहीं हो रहा था जो उसे पहले होता था। उसे एक गहरी शांत इज्जत महसूस हो रही थी। इज्जत उस लड़की के लिए जिसमें इतनी हिम्मत और समझदारी थी कि वह अपने ऊपर हंसने वाली भीड़ के खिलाफ जाकर एक गिरे हुए लड़के को उठाने आई थी। मोह का नोट अभी भी वहां था, पर अब वह किसी फंदे की तरह नहीं लग रहा था। वह अब किसी धागे के पहले नाजुक सिरे की तरह लग रहा था। एक ऐसे धागे की तरह जिसे अगर सलीके से, धैर्य से और सम्मान से संभाला जाए तो वह शायद एक खूबसूरत रिश्ते में बुना जा सकता था। उसने दोस्ती की गांठ को समझा था, उसने लज्जा की गांठ का सामना किया था, और अब उसने मोह की गांठ को खोलने का पहला सबसे मुश्किल कदम उठा लिया था। वह उठा और कैंटीन से बाहर आया। गौरव, रिया और अजय उसका ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? गौरव ने पूछा। सब ठीक है, रौनित ने कहा, और दशकों बाद उसने एक गहरी सुकून की सांस ली। सब ठीक हो जाएगा।